नमस्ते एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद यही है कि आप सब लोग अच्छे हो, अच्छे हेल्थ में हो। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी इस सफ़र का हिस्सा रह चुके हैं 1K सब्सक्राइबर्स का, थैंक यू सो मच। इट रियली मीन्स अ लॉट। एंड उम्मीद यही है कि आप लोगों का लव एंड सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रहेगा। तो हाँ, इस दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज़ है और हर कंट्री दूसरी कंट्री से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि उनकी कल्चर, लैंग्वेज, बिलीव्स डिफरेंट है। तो आज की हमारी टॉपिक एक ऐसी कंट्री के बारे में है जिसके बिलीव्स एंड कल्चर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वो है इजिप्शियन कल्चर। इजिप्शियन कल्चर को जो बाकी कंट्रीज से अलग बनाता है वो है उनकी पिरामिड्स। हम यही मानते हैं कि आप सबको पिरामिड्स के बारे में तो पता होगा ही क्योंकि वो वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। तो आज की हमारी टॉपिक पिरामिड्स और उनमें बसी मम्मीज़ के बारे में है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो हाय, दिस इज़ सैंडी एंड वेलकम टू माय चैनल सैंडी संपार। तो हाँ, जैसे हमने बताया था, पिरामिड्स एंशिएंट इजिप्शियन कल्चर का हिस्सा है। पिरामिड एक ऐसी जगह है, इन शॉर्ट वो एक टोम है मम्मीज़ का। नवंबर 2008 की रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 118 से 138 तक आइडेंटिफाइड इजिप्शियन पिरामिड्स मिले हैं। और ये जो इजिप्शियन पिरामिड्स है वो ज़्यादातर ऐसे लोगों के हैं जो उस टाइम पे रिच थे या फिर वो उस कंट्री के पैरोस थे। पैरो यानी कि रूलर। इजिप्ट पे पैरोस का रूलिंग 30 BC तक चलता रहा और 30 BC में रोमन एम्पायर ने इजिप्ट को जीत लिया था। वो लोग पैरोस को इसलिए बहुत पावरफुल मानते थे क्योंकि उन्हें ये लगता था कि उनके जो रूलर है यानी पैरो है वो एक ऐसा मीडिएटर है उनके और भगवान के बीच में। और उनका मानना ये था कि जब उनके रूलर का डेथ हो जाता है तो वो भगवान बन जाता है। और इसीलिए इजिप्शियंस ने पैरोस को एक टाइटल भी दिया था, लॉर्ड ऑफ द टू लैंड्स एंड हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ एवरी टेम्पल। इसीलिए वो उसे उतना पावरफुल मानते थे और वो ये समझते थे कि इजिप्ट के जो लैंड्स है उस पर पैरोस का हक है क्योंकि वो एक भगवान है जो उनके लिए इस धरती पे आया है और जो उनके और भगवान के बीच में मीडिएटर की तरह काम करता है। और वो ये समझते थे कि पैरो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उनके उनके खिलाफ़ बोलना भगवान के खिलाफ़ बोलने से कम नहीं है। इसीलिए पैरो को पूरा हक था इजिप्ट लैंड पे, लॉज बनाने पे, टैक्स कलेक्ट करने में। और उसका इम्पोर्टेंट काम ये था कि वो अपने इजिप्शियंस को फॉरेनर्स से डिफेंड करे। तो इस पैरोस में लास्ट पैरो जो है उसका नाम है क्लियोपात्रा 8। और इन पैरोस में से जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है रामसेस 2। उन्होंने 66 ईयर्स तक इजिप्ट को रूल किया था और उनका बहुत इम्पोर्टेंट काम ये था कि उन्होंने बहुत सारे सिटीज़, टेम्पल्स एंड मॉन्यूमेंट्स बनाया था। अब हमें ये तो नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोगों ने स्कॉर्पियन किंग फिल्म देखा है, बट वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड अच्छी फिल्म है। अगर आपने देखा नहीं है तो आई सजेस्ट यू कि वो देखें। बहुत लोगों का मानना ये है कि क्या ये सिर्फ एक फिक्शन है या फिर ऐसा कोई स्कॉर्पियन किंग सच में था इजिप्ट में। तो हाँ, स्कॉर्पियन किंग सच में थे और उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था इजिप्शियन हिस्ट्री में। वो 3200 से 3000 BC तक इजिप्ट को रूल करते रहे। और वो एक ऐसा इंसान है जो जिसने वर्ल्ड में पहली बार एक एम्पायर बनाया था और इजिप्ट को यूनाइट किया था। तो हाँ, इजिप्ट एम्पायर वर्ल्ड्स फर्स्ट एम्पायर है। तो ये था अपने पैरोस की बैक हिस्ट्री। इजिप्शियंस की मानना ये था कि हर इंसान में का एंड बा होता है। का यानी कि लाइफ फोर्स जिसकी वजह से इंसान ज़िंदा रहता है, और जब इंसान की डेथ होती है तो का उसकी शरीर को छोड़ के चली जाती है। और बा जो कि एक स्पिरिचुअल कैरेक्टरिस्टिक है जो हर इंसान में होती है और हर इंसान में वो अलग है और वो एक इंसान को दूसरे इंसान से डिफ़र करने में हेल्प करता है। और उनका मानना ये था कि हर इंसान को मौत के बाद दूसरी दुनिया में जाना पड़ता है और वहाँ उनको एक नई ज़िंदगी मिलती है। तो वो ये सोचते थे कि उस ज़िंदगी को दूसरी दुनिया में जीने के लिए उनकी बॉडी का सही सलामत से रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए वो चाहते थे कि जिनकी डेथ हुई है उनकी बॉडी को डिकम्पोजिशन प्रोसेस से बचाए। इसीलिए वो मम्मीज़ को बनाना चाहते थे।
लेकिन जब उन लोगों ने कफ़न में डेड बॉडी को रखा था तो उन्होंने ये देखा कि वो कफ़न बॉडी को डिकम्पोज होने से बचा नहीं सकता था। तो उन्हें ये लगा कि बॉडी में जो मॉइस्चर यानी कि जो नमी है और ऑक्सीजन है उसकी वजह से डिकम्पोज होती है बॉडी। तो उन्होंने ये डिसाइड किया था कि उस बॉडी को डिकम्पोज होने से बचाने के लिए पहले उस बॉडी से मॉइस्चर को निकालना ज़रूरी है। जब मम्मीफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ था तो वो लोग ये करते थे कि जिनकी डेथ होता था उससे डेजर्ट में एक पिट बना के उसकी बॉडी को उसमें रख देते थे, क्योंकि इजिप्ट में वैसे तो बारिश बहुत कम होती है और उस हॉट डेजर्ट की वजह से, उस ड्राई सैंड की वजह से डेड बॉडी में से जो मॉइस्चर है वो निकल जाता था और वो एक नेचुरल मम्मी को बना देता था। ये प्रोसेस बहुत दिनों तक चलता रहा। फिर उन्होंने मम्मीफिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट किया, जो एक 70 डेज़ की प्रोसेस है। इस प्रोसेस में सबसे पहले जो डेड बॉडी है उसे वॉश किया जाता है और दूसरे स्टेप पे उस बॉडी के लेफ़्ट साइड पे एक कट बना के उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जैसे कि लीवर, इंटेस्टाइन्स, लंग्स, स्टमक, उसे निकाल दिया जाता था। लेकिन उस डेड बॉडी का जो हार्ट है उसे वो लोग उस डेड बॉडी से सेपरेट नहीं करते थे, क्योंकि इजिप्शियंस का मानना ये है कि इमोशंस एंड इंटेलिजेंस ये दोनों ही हार्ट में होती है और हार्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है एक ह्यूमन बॉडी के लिए। और ये जो डेड पर्सन है जब वो दूसरी वर्ल्ड में दूसरी लाइफ स्टार्ट करेगा तो उसके लिए हार्ट का होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए वो लोग हार्ट को नहीं निकालते थे। और एक हुक्ड इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से वो लोग जो ब्रेन है उसे नोज़ के थ्रू बाहर निकालते थे और उनके हिसाब से ब्रेन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है था, इसीलिए वो लोग ब्रेन को फेंक देते थे। और बाकी के जो बॉडी ऑर्गन्स है और बॉडी है उसे वो लोग नेट्रॉन सॉल्ट में 40 डेज़ तक रखते थे। नेट्रॉन सॉल्ट यानी कि एक नेचुरल सॉल्ट है जिसमें सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट होती है। इसकी वजह से जो डेड बॉडी है वो मॉइस्चर से क्या बोलते हैं, उसमें जो मॉइस्चर है वो निकल जाता था और बॉडी ड्राई हो जाता था। और जो ड्राइड ऑर्गन्स हैं उन्हें वो लोग एक लिनन क्लॉथ में रैप करते थे, रैप करके कैनोपिक जार्स में रखते थे। और उस कैनोपिक जार की जो लिड्स हैं वो हॉरस यानी कि उनके वहाँ के गॉड हैं, उनके जो 4 सन्स हैं उनके नाम पे वो लिड्स बनाते थे। और उसके बाद जो ड्राइड बॉडी है उसे क्लीन करके उस ड्राई बॉडी पे ऑयल अप्लाई करते थे और उस बॉडी में जब वो ऑर्गन्स निकाल देते थे और उसे कैनोपिक जार्स में रखते थे तो जो काली स्पेस है उसमें सॉडस्ट, रैग्स ये सब डाल के कंप्लीट करते थे। और जो कट है जो उन्होंने लेफ़्ट साइड पे बनाया था इंटरनल ऑर्गन्स को निकालने के लिए, उसे वो लोग वैक्स की हेल्प से सील करते थे। और उसके बाद जो बॉडी है उससे लिनन बैंडेजेस में क्या बोलते हैं ऐसे रैप करते थे और वो 20 लेयर्स का लिनन बैंडेज यूज़ करते थे जिसमें 15 to 20 डेज़ लग जाते थे। उसके बाद उस बैंडेजेस पे एक डेथ मास्क लगाते थे और जो बॉडी को उन्होंने बैंडेज की हेल्प से बैंडेज किया था उसे वो एक बड़ी सी क्लॉथ में रख के लिनन स्ट्रिप्स के हिसाब से उससे सील कर देते थे। सील करने के बाद वो जो बॉडी है उसे एक डेकोरेटेड मम्मी केस या फिर एक कफन में रख देते थे। और जब ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तब वो लोग वो कफन या फिर वो डेकोरेटेड मम्मी केस को पिरामिड में रखते थे। तो ये है मम्मीफिकेशन प्रोसेस। बहुत लंबी प्रोसेस है बट ये कितना यूज़फुल है ये आपको भी पता होगा, क्योंकि आज भी हम लोग देख सकते हैं कि मम्मीज़ कितने अच्छी तरीके से प्रिजर्व किए गए हैं। वो चाहे कितने भी हज़ारों साल के मम्मीज़ क्यों ना हो, वो आज भी कायम है। आई डोंट नो कि आप लोगों में से कितने लोगों ने उसे विज़िट किया है या नहीं, बट आई थिंक हैदराबाद म्यूज़ियम में भी है। अगर आप हैदराबाद में हैं तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। वो भी आफ्टर लॉकडाउन के ख़त्म होने के बाद जब सब कुछ सेफ़ होगा तो तब। लेकिन सीरियसली इट इज़ अ वेल डेवलप्ड टेक्नोलॉजी। उस टाइम पे इतनी मॉडर्न साइंस एंड इतनी मॉडर्न एक ऐसा प्रोसेस जिससे एक बॉडी को डिकम्पोज होने से प्रिवेंट करना वो लोग सीख गए। दिस इज़ नॉट अ सिंपल थिंग, राइट। और अब हमें नहीं पता बट आप लोगों में से कितने लोग पिरामिड्स के बारे में जानते हैं। जो पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन है उसमें भी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंस ही है और उसमें जो स्टोन्स यूज़ किए गए थे आप लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि उस ज़माने में इतनी एडवांस्ड कल्चर कैसे है। आज भी पिरामिड्स को लेकर बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज़ हैं। अगर आपको नहीं पता है तो जस्ट गूगल इट, या फिर मैं भी इसके बारे में आगे वीडियो बना सकती हूँ शायद।
पर या लेट्स गेट बैक टू मम्मीज़। तो जैसे हमने बताया था ये मम्मीफिकेशन प्रोसेस 70 डेज़ का प्रोसेस है, तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव भी है। तो जो इजिप्शियन कल्चर के रिच लोग थे या फिर रूलर्स थे वही इसे अफोर्ड कर पाते थे, और ना सिर्फ इंसान के बल्कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें अपने पेट्स से ज़्यादा प्यार था, तो उन लोगों ने उस पेट्स के भी मम्मीज़ बनवाए थे। जैसे कैट्स, आई डोंट नो वाई बट इजिप्शियन कल्चर में कैट्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो बहुत सारे पेट्स के भी मम्मीज़ मिले हैं। तो जैसे मैंने बताया था इसे सिर्फ रिच लोग अफोर्ड कर सकते थे, और जो पुअर लोग हैं उन्हें जैसे मैंने बताया था सैंड में पिट बना के रखते थे, उस प्रोसेस से मम्मीफाई किया जाता था। और जब ये मम्मी को वो टोम में रखते थे तो सिर्फ डेड बॉडी को नहीं, बल्कि जैसे मैंने कहा था वो लोग आफ्टर लाइफ में बहुत बिलीव करते थे, तो उस मम्मी के साथ वो लोग उनके जो फेवरेट फर्नीचर हो या फिर उनके फेवरेट ज्वेलरी हो ये सब भी रखते थे, और एक इंसान को लाइफ जीने के लिए जो भी नेसेसिटीज़ हैं वो सब भी उस पिरामिड में रख के उसे सील करते थे, क्योंकि उन्हें इतना ज़्यादा विश्वास था आफ्टर लाइफ में। और उसके जो टोम के वॉल्स हैं उसे आफ्टर लाइफ में उनका लाइफ कैसे होने वाला है या फिर जो प्रोसेस है उसे पेंट करके रखते थे। जी हाँ, तो ये है पिरामिड्स के बारे में। और अनुबिस यानी कि इजिप्ट के गॉड हैं जिनका बॉडी ह्यूमन बॉडी है और फेस एक जैकल की तरह है, तो इनका मानना ये था कि उनका ड्यूटी ये है कि बॉडी को प्रिपेयर करके जो दूसरे गॉड है ओसिरिस उन्हें सौंपना उनका काम था। आई नो इट्स क्रेजी बट या दिस इज़ हाउ इट इज़। और सबसे पहले जो फर्स्ट मम्मी डिस्कवर हुआ था उस मम्मी का नाम है जिबिलियन मैन। जी हाँ, ये एक नेचुरली ममीफाइड मम्मी है, और ये 1896 में डिस्कवर हुआ था, एंड 1901 के बाद इसे ब्रिटिश म्यूज़ियम में रखा गया है। तो या वो अभी वही है। सो ये था हमारी आज की टॉपिक, तो ये यहीं पे ख़त्म है। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। एंड सो या अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर 1K सब्सक्राइबर्स। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट करके बताइए। ऐसा नहीं है कि मैं आपके कमेंट्स पढ़ती नहीं हूँ, आई रीड ऑल द कमेंट्स एंड या मैं रिप्लाई भी करती हूँ। और हाँ, आप मुझे सोशल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपनी इंस्टा और ट्विटर की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, यू कैन फॉलो मी देयर। एंड आप मुझे कोई एडवाइस या सजेशन या फिर कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो यू कैन मेल मी एट somansandyarani@gmail.com। एंड सो या टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड योर लॉव्ड वंस। बाय बाय, टेक केयर।